हाँ जी, नमस्कार भाई सभी को। कैसे हो सारे? तो उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो आज 2 दिन की छुट्टी हो गई थी बीच में, संडे को तो चलो ऑफ रहता ही है। एक दिन की छुट्टी आपकी और हो गई थी, वो भी कोई कारण हो गया था अभी, उस वजह से छुट्टी आपको करनी पड़ी। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? हमारा चल रहा था अभी राजस्थान के त्योहार। चलो एक बार टॉपिक पे बाद में आते हैं, पहले एक बात आपसे साझा करनी थी भी। जो हमारे लैब असिस्टेंट की भर्ती थी, वो अभी कुछ ही दिनों में शायद अनाउंस हो चुकी है या उसका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो उसमें क्या है ना, जो साइंस वाले बच्चे हैं वो तो सारे ही एनरोल कर सकते हैं, सारे ही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। पर कई बार आर्ट्स वाले जो बच्चे होते हैं, उनका एक सवाल रहता है कि क्या सर हम भी फॉर्म भर सकते हैं? दिक्कत यह है कि अब बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो बच्चे सोचते हैं कि हर कोई फॉर्म भरे, किसी न किसी में सिलेक्शन हमारा हो जाए। तो आर्ट वाले बच्चों का एक क्वेश्चन रहता है कि सर क्या हम ये फॉर्म भर सकते हैं, जो लैब असिस्टेंट का फॉर्म होता है? तो हाँ भाई, वे बच्चे जिनके 12वीं के अंदर या तो जियोग्राफी सब्जेक्ट हो या फिर होम साइंस सब्जेक्ट हो, मैं फिर बोल रहा हूँ, या तो उनके जियोग्राफी हो या फिर होम साइंस हो, वो बच्चे लैब असिस्टेंट का फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। तो जब एग्जाम होगा, वन डे एग्जाम है भी, ऐसा नहीं है कि 2 एग्जाम हो गए फिर डे भी होगा, नहीं। लगभग ये आपकी 4th ग्रेड की वैकेंसी होती है, तो इसमें वन डे एग्जाम मतलब एक ही दिन एग्जाम होगा, एक ही पेपर होगा। और वो आप पेपर आप पास करते हो तो आगे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है। अब आएगा क्या पेपर में? तो जो आपका सब्जेक्ट होगा वही आपका पेपर में आएगा। अगर आपका जियोग्राफी सब्जेक्ट है तो अगर आपका लगभग सारा जियोग्राफी, जैसे पूरे विश्व की, फिर भारत की, फिर राजस्थान की जियोग्राफी आएगी। अगर आपका होम साइंस है तो उससे मिलता जुलता आपका सिलेबस आएगा। ठीक है। बाकी विस्तृत जानकारी जो इस भर्ती के लिए चाहिए, वो जैसे ही नोटिफिकेशन आउट हो जाता है तो मैं या नरेंद्र सर, जिनको भी टाइम मिला, तो हम दोनों में से कोई आपको पूरा विवरण दे देंगे कि कैसे क्या होगा, कब कैसे फॉर्म भरे जाएंगे, क्या क्या इसमें क्राइटेरिया होगा, कब एग्जाम होगा, कैसे होगा, क्या सिलेबस है। ये सारी जानकारी जो आपको, वो विस्तृत रूप से आपको आगे एक क्लास में दे दी जाएगी। और ध्यान रहे, फॉर्म आ चुके हैं अभी, तो थोड़ा आप देखना नजदीकी मित्रा पर जाके, जिन बच्चों के साइंस है या फिर 12वीं के अंदर जियोग्राफी या होम साइंस है, वो बच्चे एक बार फॉर्म जरूर भरेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से। और हाँ, सबसे मेन बात अगर मैं बताऊं इस वैकेंसी के बारे में, तो यह वैकेंसी सीईटी के दायरे में नहीं आती है। कैसे? तो हमारी जितनी भी राजस्थान में भर्तियां आ रही है, उनमें सीईटी जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है हमारा, वो मांगते हैं भी। अगर 12वीं बेस की वैकेंसी आ रही है तो 12वीं लेवल का मांगते हैं, और अगर ग्रेजुएशन लेवल की आ रही है, जो बीए लेवल की आती है, तो उसमें बीए का आपका सर्टिफिकेट मांगते हैं, सीईटी का। परंतु ये जो वैकेंसी आई है तो लैब असिस्टेंट की, इसमें आपका सीईटी नहीं मांगा गया अभी। अगर ध्यान रहे, फिर बोल रहा हूं, इसमें सीईटी नहीं मांगी गई है। तो वो बच्चे जिनकी सीईटी पास नहीं है, वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो इस एग्जाम को आप क्लियर भी कर सकते हो। ध्यान से इसका फॉर्म भरें, जिन बच्चों को पता नहीं है भी उनको भी बताएं। और अगर आपका कोई दोस्त, मित्र, भाई, बहन जो भी है इस वीडियो को देख रहा है और उसको लगता है कि हाँ मेरे इस दोस्त को पता नहीं है इस वैकेंसी के बारे में, उसको भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उसको भी पता चले। और वीडियो ना शेयर करें तो भी उसको एक बार बताएं जरूर कि हाँ ऐसे करके ये वैकेंसी आई हुई है, फॉर्म जरूर भरेंगे। ठीक है। और सीईटी के दायरे में नहीं आती है, इसलिए बहुत सारे बच्चे के लिए एक सुनहरा अवसर है भी, ताकि क्योंकि सीईटी के दायरे में आने वाली वैकेंसी में बहुत कम बच्चे फॉर्म भर पाते हैं, क्योंकि लगभग बच्चों की सीईटी पास नहीं होती तो वो फॉर्म भर नहीं पाते। बट ये वैकेंसी क्या है, सीईटी के दायरे से बाहर है, इसलिए आप फॉर्म भर सकते हैं। चलो, ये तो होगी आपकी शुरुआती कुछ आपको जानकारी देनी थी वो। अब आते हैं हम अपनी क्लास पर। राजस्थान के त्योहार हम पढ़ रहे थे। हमने हिंदू धर्म के लगभग सारे त्योहार पढ़ लिए थे, जो हमारे श्रावण जो शुक्ल तृतीया से शुरू होकर लगभग कब चलते हैं अभी, गणगौर तक चलते हैं, लगभग चैत्र महीने तक चलते हैं। और बीच में भी आगे भी त्योहार आते हैं बट कम होते हैं। एक कहावत मैंने आपको बताई थी पहली क्लास में, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, अर्थात तीज से त्योहारों की शुरुआत होती है और गणगौर के साथ त्योहारों का अंत हो जाता है या समापन हो जाता है।
चलो, अब सिर्फ हिंदुओं के त्योहार ही नहीं पढ़ने हमें। जो एग्जामिनर हुआ है, पेपर बनाने वाला है, वो जरूरी नहीं है कि आपका सिर्फ हिंदुओं के त्योहार ही पूछे। वो आपका सिख, ईसाई, जैन, मुस्लिम, क्रिश्चियन सबसे ही पूछ सकता है। तो हमें बाकी भी पढ़ने हैं, उतने नहीं होंगे भी, बहुत कम है त्योहार इनके, पढ़ ले। अरे हमें सिर्फ पढ़ना है भी, उनमें कुछ समझने वाला ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ पढ़ना है। लगभग जयंतियां ही हैं। जयंतियां क्या होता है भी उसमें समझाने वाला कुछ है नहीं। कोई संत होगा या कोई लोक देवता होगा, उनका जन्म दिवस होगा, उसको याद करना है, या एक दो एक्स्ट्रा भी होंगे, वो आपको सिर्फ याद करने हैं, उनमें समझने वाला कुछ खास होगा नहीं। चलो, एक आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म के और सिख धर्म के त्योहार। तो एक बार इनका एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका पूरे का, ताकि बाद में कुछ अगर मार्कर भी चल जाए तो आपको दिक्कत ना आए। तो 1 मिनट आपके पास है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी जल्दी इसका। हो गया स्क्रीनशॉट। चलो, अब शुरू करते हैं जैन धर्म के त्योहार। पहला देखो कौन सा है, 10 लक्षण पर्व। अब नाम क्या है वो आप देख लेना, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कब मनाया जाता है, और थोड़ा बहुत अगर कुछ होगा वो भी बता दूंगा, क्योंकि इनमें मेन भी आपको याद ही करनी है, इनमें कुछ खास है नहीं। कहानियां होंगी भी तो कई बार होता है कि हम पढ़ तो लेते हैं पर कहानियां हमें पता ही नहीं होती। पर इतना नहीं जाएंगे भी हम भी डीप में। अगर हम हर त्योहार के, हर एक जयंती के डीप में जाएंगे तो हम पूरे नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे। हमने हिंदू धर्म के भी बहुत सारे, बस कुछ ही थे जिनको थोड़ा डीप में पढ़ा था, लगभग हमने सबको बस एक बार पढ़ लिया था, ताकि हमें याद रहे। ठीक है, हमें एक बात याद रखना, कभी भी हम जो पढ़ते हैं वो हमें पेपर पास करने के लिए पढ़ना है, हमें विद्वान नहीं बनना, हमें सिर्फ सिलेक्शन लेना है। जब सिलेक्शन हो जाए तब उनको डीप में पढ़ना भी, तब आप विद्वान भी बन सकते हो। पर अभी आपका मतलब सिर्फ पेपर पास करने से है, पेपर क्लियर करने से है, विद्वान आपको नहीं बनना है। चलो, जैन धर्म के त्योहार, पहला कौन सा भी, 10 लक्षण पर्व। कब मनाया जाता है, तो चैत्र भाद्रपद और माघ शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक 3 महीनों में मनाया जाता है। पहला चैत्र में, दूसरा भाद्रपद में, और तीसरा माघ महीने में। अगर प्रश्न आ जाता है कि 10 लक्षण पर्व कौन से महीने में नहीं मनाया जाता, तो 3 ये देगा, चौथा कोई और दे देगा। ये प्रश्न बन सकते हैं अभी, क्योंकि 3 दिए हैं तो चौथे बन सकता है, अभी एक चौथा देके बन सकता है। कब मनाया जाता है इन महीनों में, तो शुक्ल पंचमी से लेकर पूर्णिमा तक 10 दिन का त्योहार है। 10 लक्षण, 10 लक्षण है, या इसको 10 लक्षण बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, 10 दिन तक चलने वाला त्योहार है, इसलिए इसका नाम भी क्या है, दक्ष लक्षण पर्व। ठीक है, अगला पर्युषण पर्व। ये क्या है भी, तो ये एक तरह का माफीनामा होता है भी। इस दिन क्या करते हैं, अच्छा एक बात याद रखना भी, जो 10 लक्षण पर्व है ये आपका दिगंबर जैनों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, दो शाखा होती है भी, दिगंबर और श्वेतांबर। तो श्वेतांबर द्वारा नहीं है, दिगंबर जैनों द्वारा मनाया जाता है। ये भी प्रश्न आ जाता है भी कई बार कि कौन सा त्योहार दिगंबर जैनों द्वारा मनाया जाता है, तो 10 लक्षण पर्व। अगला है पर्युषण पर्व। कब, तो भाद्रपद कृष्ण द्वादशी, कौन सा मतलब 12वां दिन जो होता है, कृष्ण पक्ष का 12वां दिन, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी लेकर शुक्ल पंचमी तक। ठीक है, तो लगभग ये आपका 7 से 8 दिन त्योहार ये मनाया जाता है। होता क्या है, तो इसे पहली बात तो इसे महापर्व या क्षमा याचना पर्व कहा जाता है। होता क्या है भी, आप अगर जैन समुदाय से आते हो, जैन समाज से आते हो, तो अगर आपसे कभी किसी का अपमान हो गया हो, कोई गलती हो गई हो, किसी को आपने हर्ट किया हो, दुखी किया हो, तो उसकी माफी मांगी जाती है, क्षमा याचना है। जैसे उस दिन क्षमा मांगी जाती है, क्या की जाती है भी, क्षमा। तो अगर पूछ लिया जाए कि क्षमा याचना पर्व कौन सा है, तो पर्युषण पर्व है। ठीक है, एक और आएगा भी अगर आपका क्षमा याचना पर्व, और इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में आएगा तो आप कर सकते हो। अगला महावीर जयंती है, इसमें कुछ याद करने वाला नहीं है। महावीर जो हमारे जैन धर्म के अनुयायी हुए थे उनमें से एक थे महावीर जी, तो उनकी जयंती है। कब है, तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। और कहाँ मनाई जाती है, तो करौली में ये मनाई जाती है। ठीक है, अगला ऋषभ देव जी की जयंती है। ठीक है, ये भी हमारे जैन अनुयायी थे। कब है भी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। और कहाँ, तो धुलेब में। अब ये धुलेब कहाँ है,
ये आपके लिए प्रश्न है। अभी मैंने आपको नहीं लिखा था ताकि आपके लिए कुछ प्रश्न छोड़ सकूं। तो ये आपका प्रश्न हो गया, दुलेव कहाँ पर है। ठीक है, पूछ सकता है अभी, कई बार सीधा पूछ लेगा दुलेव नहीं देखे, तो आपके लिए प्रश्न छोड़ दिया है मैंने। जो चैत्र कृष्ण अष्टमी को ऋषभदेव जयंती मनाई जाती है धुलेव में, वो धुलेव कहाँ पर है। ठीक है, अगला पड़वा डोक क्या होता है अभी। तो पहली बात तो अश्विन कृष्ण एकम को, अश्विन कृष्ण एकम को मनाया जाता है, दिगंबर जैनों द्वारा मनाया जाता है। और ये क्या है भी, ये भी एक क्षमा याचना पर्व है। इस दिन भी क्या की जाती है भी, क्षमा मांगी जाती है। हमने कुछ भी गलत किया हो उस काम के लिए क्षमा मांगी जाती है। ये वैसे ही है भी, जैसे हिंदू धर्म में हम गंगा स्नान करके पाप धोते हैं, जैसे हमारा कुंभ स्नान होता है तो उस दिन क्या होता है कि हम गंगा स्नान करके अपने पाप धोते हैं, गंगा स्नान या यमुना स्नान करके पाप धोते हैं। वही चीजें भी इनके क्या की जाती है, क्षमा याचना। इसमें होता है कि हमने किसी को दुख दिया तो सामने से जाकर उससे क्षमा मांग सकते हैं, या फिर जो भी हमारे देवी देवता या संत होते हैं उनके सामने क्षमा मांग सकते हैं। ठीक है, चलो अगला है भी अष्टाहिकी अष्टाइका। ठीक है, एक मिनट रुकना भी, ये शायद कुछ गलत हो गया, एक मिनट रुकना। हाँ सही है भैया, कौन सा है, अष्टाहिका। क्या है भी, तो यह त्योहार प्रति चौथे महीने मनाया जाता है। प्रति चौथे महीने कैसे, पहला त्योहार, पहला हमारा महीना कौन सा है, तो चैत्र। ठीक है, चैत्र शुरू करो, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़, तो चौथा महीना आ गया आषाढ़। उसके 4 महीने बाद कौन सा महीना आएगा, कार्तिक। उसके 4 महीने बाद कौन सा आएगा, फाल्गुन। तो हर 4 महीने बाद यह त्योहार मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है, तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी से पूर्णिमा तक, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से पूर्णिमा तक लगभग 7 दिन का यह त्योहार होता है, 7 से 8 दिन का अष्टाहिका। ठीक है, तो प्रश्न आ जाए कि कौन सा त्योहार है जो हर चौथे महीने में मनाया जाता है, तो अष्टाहिका। अगला रोट तीज, तीज बस, रोट तीज कब, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। कब मनाई जाती है, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को रोट तीज। और एक अंतिम है सुगंध दशमी, जो भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाई जाती है। बस ये हो गया आपके जैन धर्म के त्योहार। कुछ मुश्किल नहीं थे भी, बस ये क्वेश्चन है आपको, ये थोड़ा सा देख लेना और याद कर लेना भी। इनमें डीप में मत जाना कि क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है। कुछ बच्चे होते हैं, कुछ स्पेशल चाइल्ड इसको बोलते हैं हम, जो और ढूंढना चाहते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं भी, आपका काम अभी सिर्फ सिलेक्शन लेना है, विद्वान बनना नहीं है। जब आपको विद्वान बनना होगा तब आप इनको डीप में पढ़ना, परंतु तब जब आपका सिलेक्शन हो चुका हो। ठीक है, तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, जिनने नहीं लिया था। फिर करते हैं अगले सिख धर्म के त्योहार, तो ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी। हो गया, चलो अब करते हैं सिख धर्म के त्योहार। पहला, अच्छा इसमें कुछ त्योहार भी जयंतियां ही हैं, त्योहार तो 2-3 ही हैं, बाकी जयंतियां हैं। पहला लोहड़ी कब मनाई जाती है, 13 जनवरी को। सबको पता है भी, सिख धर्म का त्योहार है, लोहड़ी जलाई जाती है भी। कोई भी शुभ कार्य होता है घर में, उसके बाद क्या होता है कि उपले या लकड़ियों द्वारा लोहड़ी जलाई जाती है, और जो मूंगफली रेवड़ी ये सब बांटा जाता है। एक त्योहार होता है भी लोहड़ी। ठीक है, उसके बाद श्री गुरु गोविंद सिंह जयंती है भी। जयंती है तो कब आती है ये, पौष शुक्ल सप्तमी को। जयंती अभी सारी याद रखना आप, जयंती मैं फिर बोल रहा हूँ, जयंती आपको सारी याद होनी चाहिए, पूछ सकता है भी। ठीक है, अगला बैसाखी। बैसाखी कब मनाई जाती है, तो 13 अप्रैल को। धान काटना शुरू हो जाता है पंजाब में, इस दिन धान कटाई शुरू हो जाती है, तो कब, वैशाख में। ठीक है, क्यों मनाई जाती है, तो 13 अप्रैल 1699 क्या हुआ था इस दिन, तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब रोपड़ पंजाब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। इस दिन क्या हुआ था, 13 अप्रैल 1699 को श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। कहाँ की थी, तो जो आनंदपुर साहिब आपका एक गुरुद्वारा है, बहुत बड़ा गुरुद्वारा है वहां पर। और कहाँ है ये, रोपड़ पंजाब में। तो यहाँ पर खालसा पंथ की स्थापना की गई थी इसी दिन, इसलिए बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, अगला श्री गुरु नानक देव जी की जयंती है, कार्तिक पूर्णिमा से। और बोला जाता है भी इस दिन के बाद लंगर शुरू हो जाते हैं।
हर जगह पर लंगर लगने शुरू हो जाते हैं। और ये भी आपका दीपावली के कुछ दिनों बाद ही आ जाता है, ठीक है, क्योंकि कार्तिक अमावस्या को दीपावली होती है और 15 दिन बाद ही श्री गुरु नानक देव जी की जयंती होती है। आपने कभी देखा होगा भी, जो हम घरों की सजावट करते हैं वो दीपावली के बाद उतारते नहीं, हम सोचते हैं कि गुरु पर्व आने वाला है, गुरु पर्व बोलते हैं लगभग इसको, या गुरु नानक देव जी की जयंती आने वाली है, तो घर की जो डेकोरेटेड है, जो घर की सजावट की है, उसको नहीं उतारेंगे। और मैं सिर्फ सिखों का नहीं बोल रहा भी, मैंने एक चीज हिंदू धर्म में भी देखी है। हिंदू धर्म के लोग भी इस चीज को करते हैं कि नहीं, गुरु नानक देव जी की जयंती आने वाली है, हम जो घर में सजावट की हुई है उसको नहीं उतारेंगे आगे वाले 15 दिन, ठीक है। तो आपने देखा होगा भी, श्री गुरु नानक देव जी की जयंती है कार्तिक पूर्णिमा को, और बहुत महान लोग थे भी, ये महान संत हुए थे गुरु नानक देव जी और गुरु अंगद देव जी, तेग बहादुर जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, बहुत बलिदान दिए थे भी इन्होंने, इसलिए आज भी इनको माना जाता है, ठीक है। अगला गुरु अंगद देव जी की जयंती है कब? चैत्र शुक्ल एकम को। अगला श्री गुरु तेग बहादुर जी की जयंती है कब है भी? वैशाख कृष्ण पंचमी को। अगला श्री गुरु अर्जन देव जी की जयंती है वैशाख शुक्ल सप्तमी को, ठीक है। ये तो हमारे जयंतियां होगी। अब ये भी आपके लिए एक प्रश्न भी है, बंदी छोड़ दिवस क्या होता है भी? ये आपके लिए प्रश्न है, क्या होता है, ठीक है। मैंने नहीं लिखा है अभी, आपको खुद ढूंढना है क्या होता है। कब मनाया जाता है मैं बता देता हूं, कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। होता क्या है इस दिन वो आपको ढूंढना है, ज्यादा डीप में मत जाना भी, मोटा मोटा देख लेना क्या होता है। ये आपके लिए प्रश्न, मैंने आपको जैन धर्म में भी छोड़ दिया एक क्वेश्चन सिख धर्म में भी छोड़ दिया। अगला मकर संक्रांति कब? 14 जनवरी को। सबको पता है भी, सूरज जब मकर रेखा पे चमकता है उस दिन मकर संक्रांति होती है। हमारे 3 रेखा यहाँ भी, कौन सी? करक, भूमध्य और मकर। तो जब कर्क रेखा पर चमकता है तो हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और जब सूरज मकर रेखा पर चमकता है तब बहुत ज्यादा सर्दी होती है, ठीक है। तो मकर रेखा पर चमकता है उस दिन मकर संक्रांति है 14 जनवरी को, ठीक है। इस दिन के बाद आपका क्या होगा, सूरज उत्तरायण आना शुरू हो जाएगा, उत्तर दिशा में वापस से आना शुरू हो जाएगा, अर्थात इस दिन के बाद आपका गर्मी आने शुरू हो जाएगी। चलो एक याद रखना भी, जयपुर में पतंगे उड़ाई जाती है। जयपुर में पतंगे उड़ाई जाती है। अब कुछ बच्चों के आएगा दिमाग में, सर जयपुर में क्यों उड़ाई जाती है? देखो भाई, हमारा जो उत्तरी राजस्थान है या पंजाब है, यहाँ क्या होता है, ये जो जनवरी का महीना है उस महीने में हद से ज्यादा धुंध कोहरा, हद से ज्यादा धूप देखने को नहीं मिलती, पूरा दिन धूप देखने को मिलती नहीं है, तो यहाँ पर आप पतंग उड़ा ही नहीं सकते। जयपुर साइड में क्या है, अरावली के पूर्व साइड में, वहां पर इतनी सर्दी नहीं होती, सर्दी होती है बट वो बहुत कम होती है, और धुंध इतनी ज्यादा नहीं होती, इसलिए वहां पर पतंगे उड़ाई जा सकती है अभी, ठीक है। हमारे यहाँ पर बाद में उड़ाई जाती है पतंगे अभी, कुछ तो अभी उड़ाने शुरू हो गए लगभग पतंगे बच्चे, और कुछ बाद में उड़ाते हैं। चलो अगला है नववर्ष। नववर्ष आ गया भी कब? तो 14 मार्च को सिख धर्म का नववर्ष शुरू हो जाता है भी। ये आपके जैन धर्म के और सिख धर्म के त्योहार। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट और ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी, जिसने नहीं लिया भी। चलो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया होगा, क्या क्या करवाया अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना। ज़्यादा जानकारी नहीं करवाई है, सिर्फ 2 धर्म के हमने त्योहार आज पढ़े हैं, अच्छे से पढ़ लेना भी। अगर आपको इनमें कुछ कमी दिखे तो आप कमेंट करके बता सकते हो, या आपको कुछ और जानकारी पता हो जो मैंने ना करवाई हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं अगली क्लास में आपको जरूर करवा दूंगा, ठीक है। पढ़ लेना भी। मैं फिर बोल रहा हूँ, लैब असिस्टेंट की पोस्ट जो कि नॉन सीईटी है, जो सीईटी नहीं किया वो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। साइंस वाले सारे जिनके पास आर्ट्स थी, वो जियोग्राफी या होम साइंस उनके 12वीं में होनी चाहिए, +2 में होनी चाहिए, वो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। सीईटी लागू नहीं है इस पे, इसलिए हर बच्चा इसमें एलिजिबल है जिनके पास 12वीं में साइंस, होम साइंस या फिर जियोग्राफी है, ठीक है। तो ध्यान रखना भी, फॉर्म जरूर भरना और ये पढ़ लेना।
बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।